तो दोस्तों, कुछ कहानी आप ऐसे सुनते हैं कि सुनते वक्त आपको एक नॉर्मल कहानी की तरह लगती है। लेकिन क्या हो जब कोई एक कहानी आप सुने और अगली कई रातों तक वो कहानी आपके सपने में आए या आपको आपके पीछे से किसी की आवाज़ आए, तो कैसा रहेगा। तो आज की जो कहानी है वो हमें भेजी है सुधीर भाई ने। और सुधीर भाई ने इस कहानी को बहुत डिटेल में ईमेल में लिखा है। और एक लाइन जो उन्होंने बार बार रिपीट की है, वो लाइन की, रणवीर भाई, रात को जो आप सो रहे हो और आपके पीछे से आवाज़ आए उठ जा, तो ये गलती कभी मत करना जो गलती मैंने की और आज तक उस गलती का पछतावा है मुझे। तो आज की कहानी सुधीर भाई ने भेजी है। सुधीर भाई का जो घर है ना, वो धनबाद के झालदा एरिया में पड़ता था। और धनबाद उस टाइम झारखंड का नहीं, बिहार का हिस्सा हुआ करता था। क्योंकि ये कहानी 1994 की है और उस टाइम झारखंड और बिहार का विभाजन नहीं हुआ था। बिहार और झारखंड कंबाइंड थे। तो धनबाद का नाम सुन के आपके जहन में एक बात तो ज़रूर आती है, सबके मन में आती है, कोयले का बड़ा खदान। और रियल बात भी है, क्योंकि धनबाद में ही बीसीसीएल का सबसे बड़ा ऑफिस है। तो वहाँ पे ना दो तरीके की ज़िंदगी चलती है। एक वो लोग जो बीसीसीएल में जॉब कर रहे हैं, उनकी सैलरी अच्छी है, पानी बिजली हर चीज़ की सुविधा बीसीसीएल उनको दे रही है। लेकिन दूसरी जो ज़िंदगी है ना, वो उन लोगों की है जो मजदूरी करते हैं बीसीसीएल में ठेकेदार के अंदर। और वो लोग आउटर एरिया में रहते हैं जहाँ पे खदानें बंद पड़ी है। वहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है, घर बैठे हैं। और आज की जो कहानी सुधीर भाई ने भेजी है वो ऐसे ही इलाके से है। तो ये जो इलाका है सुधीर भाई जहाँ रहते हैं, तो वहाँ पे जो मज़दूर लोग रहते हैं उनके परिवार पिछले 2-3 पुश्तों से वहीं रह रहे हैं। और सुधीर भाई का परिवार भी लगभग 2-3 पुश्तों से वहीं रह रहा है, उसी इलाके में। तो पहले ना मैं आपको सुधीर भाई के घर का एक पूरा स्ट्रक्चर समझाता हूँ, क्योंकि आगे कहानी में आपको इसकी बहुत हेल्प मिलेगी समझने में। तो सुधीर भाई का जो घर था ना, क्योंकि 2-3 पुश्तों से है वो घर, तो सुधीर भाई का घर ऐसे था, उसके दोनों साइड से घर बने हुए हैं। घर के पीछे उन्होंने गौशाला बना रखा है अपना, और साथ में कुछ जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो सामान पीछे रखते हैं वो। और आगे एक पेड़ है नीम का, और दाएं साइड में एक कुआं है। और उसके ठीक सामने, घर के ठीक सामने थोड़ा हटके एक प्लॉट है जो बाउंड्री किया हुआ है, लेकिन अंदर खाली है। और ये जो प्लॉट है ना, इस प्लॉट को याद रखिएगा, क्योंकि इस प्लॉट के ऊपर ये पूरी कहानी बेस है। तो और सुधीर भाई के दोनों तरफ घर बने हुए हैं और इन लोगों से ना बहुत अच्छी बॉन्डिंग है सुधीर भाई की। तो ये लोग अच्छे से रह रहे होते हैं वहाँ, सुधीर भाई। और सुधीर भाई के परिवार में उनकी दादी, उनकी मम्मी, उनकी एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई रहते हैं। तो अक्सर जब सुधीर भाई लोग शाम को खेलने के लिए बाहर निकलते थे ना उस प्लॉट के पास, तो उनकी मम्मी ज़बरदस्ती खींच के उनको घर के अंदर ले आया करती थी। क्योंकि सुधीर भाई की मम्मी को कुछ ऐसा पता था, वो आगे चल के जब आपको पता चलेगा ना, तो आपके शरीर में ठंडी लहर दौड़ जाएगी। तो अंदर ले आते थे, बंद हो जाते थे गेट। और सुधीर भाई बहुत परेशान रहते थे कि ये चीज़ ऐसा क्यों होता है, मतलब क्यों मम्मी हम लोगों को बुला लेती है अंदर। तो एक दिन ना अंदर से बहुत इच्छुक होके वो सामने वाले भैया से पूछते हैं कि भैया ऐसा क्या है ये प्लॉट में जो मम्मी 5:30 बजे के बाद हम लोग को 5 बजे के बाद बुला लेती है। तो वो भी नहीं बताते हैं। लेकिन एक दिन ना वो उसी भैया को आपस में बात करते हुए सुनते हैं। वो बता रहे थे कि ये जो प्लॉट था ना, इसमें पहले 2 कपल्स रहते थे, थोड़े एजेड थे। उनका नाम था रामविलास काका और सावित्री काकी। ये लोग बहुत अच्छे परिवार से थे। नॉर्मली अक्सर पूजा पाठ करना, भगवान की आरती करना, शाम को दिया दिखाना, हमेशा घर में हवन कराना, ये सब चीज़ें आम थी उनके लिए। लेकिन एक बार ना वो जो रामविलास काका है वो कहीं जाते हैं और वहाँ से ना कुछ विद्या सीख के आते हैं। ये अफवाह थी गाँव में, कुछ विद्या सीख के आते हैं। और उसी विद्या से उन्होंने किसी को बुलाया था और उसकी खुराक ना देने के कारण एक रात को रामविलास काका सोते हैं और अगले दिन उठ नहीं पाते हैं। और उसके कुछ हफ्तों के बाद ही सावित्री काकी भी चली जाती है और घर हो जाता है बिल्कुल खाली, क्योंकि इनका कोई बच्चा नहीं होता है। तो घर धीरे धीरे ना हवा आंधी तूफान में गिर जाता है और वो प्लॉट वैसे का वैसे खाली रह जाता है। और वहाँ पे उस दबे हुए घर में बस एक चीज़ रह जाती है, और वही एक चीज़ इस पूरे स्टोरी का
टर्निंग पॉइंट है। तो इसीलिए लोग वहाँ नहीं जाते थे। लेकिन जो बच्चे हैं ना, उनको क्या पता, वो बाउंड्री से कभी कोई झांकते हैं। उसमें एक सुधीर भाई भी थे, वो भी झांकते थे, लेकिन अंदर से जब कुछ आवाज़ आता तो दौड़ के भाग आते हैं। तो ये चीज़ था। और ये चीज़ ना 1994 के बाद बदल जाती है, क्योंकि गांव में एक परिवार रहने के लिए आता है यूपी से, त्रिपाठी जी का परिवार। त्रिपाठी जी उसी गांव के स्कूल में, सरकारी स्कूल में टीचर थे, एज अ टीचर पढ़ाने के लिए आए थे यूपी से। तो वो वहाँ कुछ दिन रेंट पे रहते हैं, फिर अपने परिवार को ले आते हैं। परिवार में उनकी एक बेटी होती है, एक बेटा होता है, उनकी बीवी और त्रिपाठी जी खुद, वो चारों लोग घर में रह रहे होते हैं। कुछ टाइम में जब पैसा वैसा कमा लेते हैं तो वो वाला प्लॉट ख़रीद लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताया, पहले इस प्लॉट को लेने के लिए बहुत से लोग तैयार हुए थे और बहुत से लोगों ने कोशिश भी की प्लॉट को ख़रीदने की, लेकिन वो ख़रीद नहीं पाए, क्योंकि जो ख़रीदने आता था उसके साथ कुछ ना कुछ हो जाता था। या तो उनका डील कैंसिल हो जाता था, या तो उनका एक्सीडेंट वगैरह हो जाता। तो इस चक्कर में वो प्लॉट कभी बिक ही नहीं पाया। लेकिन त्रिपाठी जी ये प्लॉट ख़रीदने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन गांव के लोग उनको बहुत मना करते हैं कि ये प्लॉट मत खरीदो मत खरीदो, लेकिन त्रिपाठी जी इस चीज़ों में नहीं मानते थे। उन्होंने बोला अरे कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने ये प्लॉट ख़रीद लिया। 1-2 महीने बाद घर बन के तैयार हो जाता है, एकदम पक्का बढ़िया सा। 2-4 दिन अच्छे से रहते हैं और बड़ी हंसी खुशी चल रही थी ज़िंदगी। पूरे परिवार के साथ सुबह शाम दिया बत्ती सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन एक दिन त्रिपाठी जी को क्या होता है, वो जो सामान मैंने आपको पहले बताया था ना, उस दबे हुए घर में एक सामान था, वो था एक अलमारी लकड़ी का। और ये जो अलमारी है ना, इसको उठा के त्रिपाठी जी अपने घर में रख लेते हैं। और इस अलमारी को याद रखिएगा, अंदर रख लेते हैं। उसी दिन से ना इनका बुरा वक्त स्टार्ट हो जाता है। त्रिवेदी जी जब उस अलमारी को अपने घर के अंदर रख रहे थे ना, तो गांव के लोगों ने उनको बहुत मना किया कि इस अलमारी को अपने घर में मत रखो, पुराना सामान है, बहुत दिक्कत होगा। लेकिन त्रिवेदी जी ने किसी की बात नहीं मानी। वो इतना भारी अलमारी उठा के अपने घर के अंदर रख लेते हैं। और पता है ये अलमारी किसकी थी? ये अलमारी थी रामविलास काका की। और यहीं से ना त्रिवेदी परिवार का बुरा वक्त स्टार्ट हो जाता है। उनका जो बेटा 8 साल का गुड्डू और उनकी बेटी 9 साल की चंचल, ये दोनों उसी कमरे में थे जिस कमरे में अलमारी थी। रात के 9-10 बजे होंगे, खा के सब लोग अपने अपने कमरे में जाते हैं सोने के लिए। कुछ देर के बाद इनका जो बेटा है ना गुड्डू, वो चिल्लाते हुए बाहर आता है और बोलता है कि मम्मी, वहाँ घर में ना कोई आदमी खड़ा है। ये सोचते हैं तो त्रिवेदी जी को लगता है अरे बच्चे हैं, सपना अपना देखा हुआ, डर गए। फिर उसको प्यार से पुचकार के सुला देते हैं। उस रात तो सो जाता है। फिर अगले दिन यही बात रिपीट होती है। फिर भी वो लोग ऐसे बात नहीं मानते, उनको प्यार से सुला देते हैं। लेकिन 1-2 दिन के बाद ना शाम के टाइम गुड्डू अपने आप ऐसे खड़ा था और वो ना ऐसे से खींचा चला था, जैसे कोई रस्सी में बांध के उसको खींच रहा हो। तो गुड्डू की जो मम्मी थी वो बहुत तेज़ चिल्लाते हुए बाहर आती हैं और बोलती हैं क्या हो रहा है मेरे बेटे के साथ। वो देख के काफ़ी डर जाते हैं वो लोग। और फिर उस रात जो त्रिवेदी जी की वाइफ हैं, घर की सारी खिड़की दरवाजे बंद करके वो लोग सोते हैं। और उसी रात ना एक कांड और होता है। सुधीर भाई बताते हैं कि रणवीर भाई, ये जो त्रिवेदी जी का परिवार था ये हमारा पड़ोसी था। अब पड़ोसी के नाते इनके कहानी में थोड़ा मतलब जो इनके साथ बीत रही है वो बहुत बुरा लग रहा था सुनने में। तो मैंने रात शाम को सुना, फिर मैं भी आके सोने आ जाता हूँ। और रात को 2 बजे के आसपास, रात को सोने से पहले इन्होंने गेट बहुत अच्छे से बंद किया था, लेकिन रात के 2 बजे इनका गेट हल्के से बजता है, लेकिन ये उठते नहीं हैं। फिर इनके कान के पास कोई आके ना बोलता है उठ। ये सुन के ना ये बहुत तेज़ डर जाते हैं और उठ के बैठते हैं। कमरे में कोई नहीं होता है, लेकिन ना इन्होंने नोटिस किया कि ये खिड़की और दरवाजे दोनों लगा के सोए थे, लेकिन इनका जो गेट था ना वो हल्का सा खुला हुआ था।
और ये जब झांक के बाहर देखते हैं तो उसी प्लॉट के बाउंड्री पे एक परछाई इनको दिखती है जो बिल्कुल भी हिल नहीं रही होती, एकदम स्थिर खड़ा होता है वो। ये देख के ये इतना भयानक डर जाते हैं और आके फटाफट से गेट बंद करते हैं, छिटकिनी लगाते हैं और अपने बिस्तर में रजाई के अंदर घुस जाते हैं। और इनके मन में बस एक ही बात चलती है कि त्रिवेदी जी के घर में जो है ना, वो अब बस उनके घर तक सीमित नहीं है, इस पूरे मोहल्ले को इसकी परेशानी झेलनी पड़ेगी। त्रिवेदी जी के साथ जो ये सब घटना घट रहा था ना, इन सब से त्रिवेदी जी बहुत परेशान हो गए थे और अपने आसपास वालों से वो मदद मांगने लगते हैं। कुछ हफ्ते बाद गांव के एक बुजुर्ग आदमी जिनका नाम राम बिहारी काका था, वो आते हैं और बोलते हैं कि त्रिवेदी जी, आपको हम लोगों ने मना किया था ये प्लॉट ख़रीदने से, लेकिन आपने हमारी बात मानी नहीं। इस प्लॉट का असली मालिक रामविलास जी हैं और उनकी जो मौत है ना, उनकी और उनकी बीवी सावित्री की, वो नेचुरल मौत नहीं थी। वो एक ऐसी विद्या में थे, मतलब रामविलास जी के बारे में राम बिहारी काका बताते हैं कि वो एक ऐसी विद्या में थे कि उन्होंने एक ऐसी चीज़ को बुलाया था जिसको नहीं बुलाई जानी चाहिए थी, और उसके साथ वो कुछ बंधन कर रहे थे और वो बंधन अधूरी रह गई, जिसके कारण उनको अपनी जान गंवानी पड़ी और उनकी बीवी को भी इसी चक्कर में जान गंवानी पड़ी। लेकिन आज भी वो बंधन किसी रूप में उस अलमारी में रखी है, तो वो अलमारी आपको घर से बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये सब चीज़ें आपके साथ ऐसे ही घटता रहेगा। ये सुन के त्रिवेदी जी बहुत परेशान हो जाते हैं। उसी शाम 4-5 लोग मिलके, उसमें से एक सुधीर भाई के पापा भी थे, सब लोग मिलके बहुत कोशिश करते हैं उस अलमारी को घर से बाहर निकालने की। वो लकड़ी की अलमारी थी, बहुत ही अच्छी लकड़ी की बनी हुई और भारी भी थी, लेकिन वहाँ तो अंदर कुछ और ही था ना। तो वो लोग निकालने में असफल रहते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, हल्का हिलाते हैं, हिलता भी नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में ना अंदर से आवाज़ आता है बहुत तेज़ रोने का। ये लोग डर के छोड़ के बाहर आ जाते हैं और उस दिन से ना लगातार अंदर से किसी के ठोकने की आवाज़, जैसे कोई अंदर अलमारी का बैठा है और ऐसे अलमारी को बजा रहा है ठक ठक ऐसे। तो ये लोग काफ़ी डर जाते हैं। त्रिवेदी जी उसका परिवार एक कमरे में शिफ्ट हो जाता है। पहले वो लोग हर घर में रह रहे थे, लेकिन बहुत परेशान लगने लगते हैं। फिर बहुत लोग आते हैं और वो लोग राय देते हैं कि इस अलमारी को किसी तरीके से तोड़ के और इसके अंदर की जो चीज़ है ना, इसको कहीं बाहर जाके दफनाना पड़ेगा। तो इस तैयारी में वो लोग जुट जाते हैं। जब वो लोग अलमारी को खींच रहे थे ना, तो उसी समय घर के बाहर से ना एक बहुत ज़ोर से रोने की आवाज़ आती है और जो त्रिवेदी जी का बेटा था ना, गुड्डू, वो घर के अंदर दौड़ते हुए आता है। वो कहता है पापा पापा वो आ गया, वो आ गया। ये सुन के वो सारे लोग डर के भागते हैं और उसके बाद ना थोड़ा सा ना कंडीशन और बेकार हो जाता है। शाम के टाइम में, दिन में तो सब कुछ सही रहता है, लेकिन शाम के टाइम में ऐसा माहौल हो जाता है जैसे कि काला साया पूरे गांव के ऊपर घिर गया हो और हवा में कुछ मिला हुआ हो, भारी, एक अजीब सा भारीपन हवा में था। लोग औरतें बहुत जल्दी गेट बंद कर लेती थी, बच्चे को अंदर लेके, बाहर किसी को कोई छोड़ता ही नहीं था क्योंकि इतना डर का माहौल था। और कुछ लोग जो आपस में दोस्त के साथ बैठते थे ना, वो लोग भी बैठे रहते थे, लेकिन आपस में बात करने की भी हिम्मत उसमें नहीं होती थी। तो बहुत परेशानी चल रही थी। 3 महीने जैसे तैसे इसी तरीके से बीतता है। एक दिन सुधीर के पापा और जो त्रिवेदी जी थे, वो लोग एक जो ज्योतिषी होते हैं ना, उसके पास जाते हैं। तो सारी चीज़ें उसको बताते हैं। वो ज्योतिषी इनके घर के बाहर आता है और उनको ना बाहर से एक सलाह देता है कि इस घर को छोड़ के चले जाओ। तो ये ऐसे ही हुआ। फिर कुछ दिन के बाद ये लोग दूसरे ज्योतिषी के पास जाते हैं। दूसरा ज्योतिषी भी आता है, वो कुछ पूजा का सामान वामान लेके और इनके घर के अंदर आता है, पूजा पाठ कराता है। और सब पूजा वूजा ख़त्म होने के बाद वो बोलता है बंधन नहीं टूटी, घर को छोड़ दो। सेम बात दोनों ज्योतिषी कहते हैं। बहुत परेशान हो जाते हैं ये लोग कि अब क्या करें, घर ही छोड़ना पड़ेगा। तब इनको ना गांव का एक आदमी सलाह देता है कि एक ज्योतिषी और है, एक बार उनसे जाके मिलो आप। तो सुधीर के पापा और त्रिवेदी जी दोनों लोग उस ज्योतिषी से मिलते हैं। वो इनके घर आते हैं और सब कुछ परखने के बाद वो बोलते हैं कि एक उपाय है,
इस अलमारी में जो चीज़ है उसका बंधन बहुत ही ज़्यादा मजबूती से बांधा हुआ है और अलमारी ऐसे बाहर नहीं निकलेगा। तो ये लोग जैसे तैसे करके अलमारी को निकालते हैं बाहर और ज्योतिषी जी के अनुसार वो कहते हैं कि इसको एक खुले मैदान में ले जाके और इसको तोड़ के इसके अंदर की जो भी चीज़ है ना, इसको कहीं गांव से दूर जाके दफनाना पड़ेगा और तभी सब कुछ ठीक हो पाएगा। अगले दिन सुबह ये लोग ऐसे ही करते हैं, जैसे तैसे करके पूजा पाठ करके अलमारी को बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद उसको तोड़ते हैं और अंदर काले कपड़े में कुछ था जिसकी बंधन अभी भी अधूरी थी। उसको ये लोग बिना खोले लेके जाते हैं और गांव के पीछे 10 किलोमीटर दूर जाके एक जंगल में इसको दफना देते हैं। और उसके बाद पोटली को दफना के सब लोग वापस आते हैं ना, तो गांव में इनको एक सुकून एहसास होता है, जैसे कि वो जो काला साया गांव में पड़ा था वो हट जाता है। और उसके बाद ये लोग कुछ टाइम त्रिवेदी जी का परिवार उस घर में रहते हैं बहुत अच्छे से। लेकिन ये लोग भी ना उस घर को छोड़ देते हैं क्योंकि इनके साथ कुछ ना कुछ तो हो रहा था, क्योंकि आत्माएं इतनी जल्दी जाती कहाँ है। तो ये लोग घर को छोड़ देते हैं और ये उसी जगह में अगले मोहल्ले में शिफ्ट हो जाते हैं। सुधीर भाई लिखते हैं कि रणवीर भाई जो उनका बेटा गुड्डू था आज पुणे में इंजीनियर है और ये घर वो लोग छोड़ चुके हैं। उनके मम्मी पापा को भी वो पुणे लेके चला गया है और सुधीर भाई ने भी अपना जगह बदल लिया है। वो अब धनबाद के मेन टाउन में रहते हैं क्योंकि सुधीर भाई की जो नौकरी है ना वो BCCL में लग जाती है, तो ये चीज़ तो उनके लिए अच्छा है। तो वो कहते हैं कि मैं ना काफ़ी सालों के बाद एक बार अपने पुराने घर पे गया था और मैं ना उसी प्लॉट के जो नीम का पेड़ है वहाँ गया था और वहाँ मैं थोड़ी देर खड़ा रहा तो वहाँ पे नीम के पेड़ के ठीक नीचे मुझे ना 2 पैरों के निशान और सामने कुछ खुदा हुआ दिखता है। वो बिना पीछे देखे आगे मुड़ जाते हैं और तभी उनके कान में ना दोबारा से आवाज़ आती है, उठ। ये सुन के सुधीर भाई से वहाँ 1 मिनट भी रुका नहीं जाता। वो गाड़ी स्टार्ट करते हैं और वहाँ से भागते हैं और फिर दोबारा उस जगह वो आज तक नहीं गए। और आज भी जो गुड्डू और सुधीर है ना, उन दोनों की आपस में बातचीत होती है तो गुड्डू बताते हैं कि आज भी कभी कभी वो सपना मुझे आता है जो काफ़ी डरा देता है। तो सुधीर भाई की जो कहानी थी ये भगवान करे किसी के साथ ना बीते, क्योंकि इस कहानी में देखिए रियल जो इंसिडेंट है ना, जिसके साथ बीतता है उसी को पता चलता है। तो अगर ऐसा रियल इंसिडेंट आपके साथ भी बीता है या आपके परिवार के साथ किसी के साथ बीता है तो आप अपनी स्टोरी हमारे email ID जो आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी उस पर भेजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।